नमस्कार, मैं गुंजन सर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं आनुवंशिकता से महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 10 के स्टूडेंट और इसके साथ ही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न को सॉर्ट आउट करके कैसे हम लोग इसको बनाए इसके बारे में देखते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है आनुवंशिकता क्या है। जी हाँ, पहला प्रश्न देखते हैं आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पीढ़ियों के बीच लक्षणों की सततता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता का मतलब हो गया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न पीढ़ियों के बीच कैरेक्टरिस्टिक लक्षण के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उस पादप का नाम लिखें जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। तो मेंडल साहब ने मटर के पौधा पर प्रयोग किया था, तो इसका आंसर हो गया मटर का पौधा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जीन को परिभाषित करें। गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पर पाई जाने वाली वे भौतिक राशियां जो पैतृक लक्षणों को पैरेंटल कैरेक्टरिस्टिक को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है, जीन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे कि गुणसूत्रों में पाई जाने वाली वे भौतिक राशियां जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है वह जीन कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। डीएनए का पूर्ण रूप लिखें। डीएनए को पूर्ण रूप से विस्तारित रूप में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। यह डीएनए का पूर्ण रूप है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गुणसूत्र के कौन कौन से घटक है। तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के जो घटक होते हैं उसको क्रोमैटिड कहते हैं और सेंट्रोमियर कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों इसको कि क्रोमैटिड और सेंट्रोमियर को गुणसूत्र का घटक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 23 जोड़ा मनुष्य में गुणसूत्र होता है। इसका मतलब हो गया कि 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 22 जोड़ा यानी कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो नर और मादा दोनों में सेम ही होता है। इसको ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स। और दो जो अलग से एक्स जो कि फीमेल में पाया जाता है और XY जो मेल में पाया जाता है, इसे ही लिंग निर्धारण करने में यही दोनों गुणसूत्र काम करता है। यानी फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाता है और मेल में XY क्रोमोसोम पाया जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आगे देखते हैं जीवों की आनुवंशिकी इकाई क्या है। तो जीवों की आनुवंशिकी की इकाई जो होता है ना उसको जीन बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। रेट्रोवायरस क्या है। रेट्रोवायरस ऐसे वायरस जिनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब राइबोज न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, रेट्रोवायरस कहलाता है। बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसको समझे कि रेट्रोवायरस हो गया जिसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, RNA, इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर कि लिंग गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र जो अयुग्मित अवस्था में पाया जाता है और लिंग निर्धारण में सहायता करता है, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे बताया X और XY, याद रखेंगे इसको। अब 10वां प्रश्न को देखते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। तो डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, जिसमें एक हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया पायरिमिडीन। ये दोनों को याद रखेंगे, एक प्यूरिन हो गया और दूसरा पायरिमिडीन हो गया। अगला प्रश्न देखिए। प्रायः एक ही माता पिता की 2 संतानें आपस में समान नहीं होती हैं, इस घटना को क्या कहते हैं। यानी एक ही माता पिता के 2 संतान आपस में समान न हो, इस घटना को कहा जाता है विभिन्नता। और यह किस पे डिपेंड करता है, तो यह गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे 2 बच्चों को जो एक ही निषेचित अंडाणु में विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जुड़वा बच्चे। ट्विंस हो गया, जो 2 बच्चे जो एक ही निषेचित अंडाणु में विकसित होते हैं उसे जुड़वा कहते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। किसी बालक के हाथ में 5 के बदले 6 उंगलियों का होना किस प्रकार की विभिन्नता है। यानी किसी को एक ऑर्गन बढ़ जाता है, 5 के बदले 6 ऑर्गन हो गया, 6 उंगलियां हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि विच्छिन्न विभिन्नता या उत्परिवर्तन के कारण इस तरह की क्रिया होती है। इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। मेंडल के प्रयोग मूलतः किस जैविक प्रक्रम पर आधारित थे, तो यह संकरण पर आधारित थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर मेंडल द्वारा वर्णित आनुवंशिक इकाइयों या क्षारकों को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जीन। इसको क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है। डीऑक्सीराइबोस केंद्रीय अम्ल में द्विगुणन की क्षमता होती है, तो इसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस केंद्रीय अम्ल में। अगला प्रश्न देखिए। आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं डीएनए को जो पेरेंटल कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके अपने बच्चों में भेजती है। संतति में पाए जाने वाले प्रत्येक लक्षण कहाँ से आते हैं, तो संतति यानी कि संतान ऑफ स्प्रिंग में पाए जाने वाले प्रत्येक लक्षण जो होते हैं वो पिता और माता जनकों के डीएनए से ही ट्रांसफॉर्म होते हैं, माता पिता के डीएनए से ट्रांसफॉर्म होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या करें। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं।
प्रभावी लक्षण हो गया F1 पौधे या जीवों में दिखाई पड़ने वाला लक्षण जो को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जब पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रभावी होती है पेरेंट से, तो वैसे लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना कहाँ संग्रहित होती है? तो कोशिका के डीएनए में संग्रहित होती है। और इस तरह से हम आसानी से 1 by 1 सीक्वेंस में इसको ध्यान से सीखते हुए और गो थ्रू करते हुए हम समझते हुए चलेंगे, और इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं। जीन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है, जीन किसे कहते हैं? तो इसको देखिए, जीन जो हो गया डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन को जीन कहा जाता है। यानी कि डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन को जीन कहा जाता है। जीवों में लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है? तो जीवों में लक्षणों को जो नियंत्रित करता है उसको जीन कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? तो मेंडल साहब ने जब मटर का पौधा लिया ना, तो F1 संतति के स्वनिषेचन से उत्पन्न F2 पीढ़ी में प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षणों से अलग हो जाने के कारण यह पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यानी किसी पीढ़ी में उन्होंने देखा क्या कि F1 संतति में स्वनिषेचन क्रिया से उत्पन्न F2 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण तो दिखे, लेकिन उसमें उसका अलग रूप फॉर्म सामने आया, जिससे कि अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण भी दिखने लगे। तो इस प्रक्रिया से विभिन्न लक्षणों के स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होने की प्रक्रिया सामने पता चला। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की कितनी प्रतियां विद्यमान रहती है? तो इसका आंसर हो गया 2 प्रतियां विद्यमान रहती हैं। अगले प्रश्न को देखें, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? अभी इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। अब इसका क्या हो जाएगा, जब 2 विभिन्न विपरीत गुण वाले जनकों के बीच संकरण कराया गया तो उसमें से केवल एक गुण ही F1 संतति में अवतरित हुए। मतलब विभिन्न गुण के 2 अलग अलग मटर के पौधों को लिया गया तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही गुण प्रभावी हुए, जो प्रभावी लक्षण कहलाए, जबकि जो लक्षण दिखाई नहीं दिए उसे अप्रभावी कहा गया। तो यह हो गया जिससे प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बारे में पता चला। अगले प्रश्न को देखें, लिंग निर्धारण में किस प्रकार के क्रोमोसोम का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो लिंग निर्धारण में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि XX जो कि फीमेल में पाया जाता है और दूसरा XY जो कि मेल में पाया जाता है, और यही लिंग क्रोमोसोम के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव में लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? तो आनुवंशिकता के आधार पर लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता के आधार पर। मनुष्य में एक कायिक कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़ा अर्थात 46। इसके बारे में हम लोग 2 बार चर्चा पीछे भी कर चुके हैं कि 46 कैसे होता है। अगला देखें, मनुष्य में कितना लिंग क्रोमोसोम होता है? तो 1 जोड़ा X एवं Y, XY मेल में पाया जाता है और XX फीमेल में पाया जाता है। स्त्रियों एवं पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों एवं पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम में क्या भिन्नता है? तो स्त्रियों में जैसा कि पहले भी हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि स्त्रियों में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि पुरुषों में XY लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है, और इसी कारण संतति उत्पन्न होती है। जब X का X से फ्यूजन होगा तो फीमेल होगा और X का Y से फ्यूजन होगा तो मेल होगा। इस तरह से बच्चों का लिंग निर्धारण किस बात पर निर्भर करता है? तो पिता से मिलने वाले लिंग क्रोमोसोम पर, क्योंकि फीमेल में तो XX पाया जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मेल में XY पाया जाता है, जिसमें Y का ट्रांसमिशन X से हो गया तो XY जब बनेगा तो इससे होने वाला बच्चा मेल हो जाएगा, लेकिन X और X मिलेगा तो होने वाला बच्चा फीमेल हो जाएगा। तो बच्चों का लिंग निर्धारण पिता से मिलने वाले लिंग क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जैव विकास के 2 प्रमुख सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद कहते हैं। जैव विकास के 2 सिद्धांत जो है लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद। याद रखेंगे, 1 लाइनर और बहुत ही मजेदार है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप एक बार गो थ्रू करें ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया या फिर क्लास 10 का इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया और अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें इससे क्वेश्चन निस्संदेह रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो उपार्जित लक्षणों के बारे में लैमार्क साहब ने प्रयोग किया था और उन्होंने इसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न क्या है, उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? तो वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जीवों के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। वातावरण का प्रभाव यदि पड़ता है किसी जीव पर या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जो लक्षण शरीर में परिवर्तित होते हैं उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। क्यों? क्योंकि कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते हैं, इसलिए यह जो लक्षण है वंशानुगत नहीं होते। अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो गया चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वरण के बारे में, जैव विकास सिद्धांत के बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया था। अगले प्रश्न को देखिए, अभिलक्षण किसे कहते हैं? अभिलक्षण जो है बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। जो ये हो गया बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग हैं?
तो चमगादड़ एवं पक्षी के जो पंख है ना, समरूप या असमजात अंग कहलाते हैं। एनालोगस ऑर्गन यानी काम दोनों का सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं, समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग किसको बोलेंगे? वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान हो लेकिन भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करता हो, उसे कहते हैं समजात अंग। जैसे मेढक, छिपकली, पक्षी, मनुष्य के हाथों की संरचना अलग अलग है लेकिन कार्य उसका सेम है, अग्रपाद। ये सभी जो है समजात अंग के उदाहरण है। ओरिजिन डिफरेंट बट वर्क सेम, और जहाँ पर वर्क डिफरेंट बट ओरिजिन सेम, तो समजात अंग और समरूप अंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है प्रश्न एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जंगली गोभी से विभिन्न प्रकार के सब्जियों का विकास किस विधि से हुआ है? तो कृत्रिम चयन द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न प्रकार की सब्जियों का विकास हुआ। अगले प्रश्न में देखिए, विकास की आधारभूत घटना क्या है? तो जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन को ही विकास की आधारभूत संरचना या घटक बोलते हैं। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं कि मानव के विकास के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? तो सभी मानव एक ही स्पेसीज होमोसेपियंस के सदस्य हैं। ये तो हम लोग जानते हैं कि सभी होमोसेपियंस हैं जिनका उदय अफ्रीका में हुआ, यानी इंपॉर्टेंट यह भी है कि कहाँ उदय हुआ था, तो अफ्रीका में, एवं यहाँ से इनका विश्व के विभिन्न भागों में प्रसार हुआ। तो मानव के विकास के अध्ययन से हमें होमोसेपियंस के बारे में जानकारी हुई जिसका उदय अफ्रीका में हुआ और यहीं से विभिन्न भागों में प्रसार हुआ। अगला है, विविधता क्या है? जीवों तथा उनकी संतानों में असमानताएं ही विविधताएं हैं। दोनों में जो असमानता पाई जाती है ना, उसको विविधता कहते हैं। लिंग गुणसूत्र क्या है? कुछ द्विगुणित जीवों में सेक्स यानी लिंग निर्धारण के क्रोमोसोम की भूमिका होती है। ऐसे क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये हो गया लिंग गुणसूत्र के बारे में। अगला देखिए, जैव विकास, इवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो जैव विकास का अर्थ है सजीवों का निरंतर विकास होना, यही इवोल्यूशन हो गया कि निरंतर जो विकास होगा ना वो जैव विकास हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संलग्न समूह, लिंकेज ग्रुप किसे कहते हैं? एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जीवों के साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे ही प्रक्रिया को सहलग्न लिंक्ड कहते हैं। इस परिघटना को सहलग्नता कहते हैं। इस प्रकार के जीवों के समूह को सहलग्न समूह कहा जाता है। यानी जो आपस में परस्पर लिंकेज होते हैं ना, एक जीव की कैरेक्टरिस्टिक दूसरे से जो लिंकेज हो गया, तो वंशानुगत होने वाली प्रवृत्ति को ही सहलग्न कहते हैं और इस परिघटना को सहलग्नता कहते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज ग्रुप हो गया ना, दोनों एक दूसरे से पीढ़ी से जो नया संतति ट्रांसफॉर्म हुआ उसे ही संलग्न कहते हैं। अब देखिए, क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर उस भौतिक आदान प्रदान को कहते हैं जो समजात जोड़े के क्रोमोसोम के और समजात क्रोमैटिडों के अंशों के बीच होता है। इस तरह से क्रॉसिंग ओवर जब होता है ना, तो एक का जीन दूसरे पर ट्रांसफर हो जाता है और दूसरे का जीन पहले पर ट्रांसफर होता है। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रभावी लिंग सहलग्नता लक्षण की इस प्रकार की वंशागति जो पिता से पुत्र में और फिर पुत्र से पोते में पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की वंशानुगति को क्रिस क्रॉस वंशानुगति कहते हैं। याद रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? क्रिस क्रॉस वंशानुगति अथवा लिंग सहलग्नता अथवा एक संलग्न वंशानुगति कहते हैं। मनुष्य में क्रिस क्रॉस वंशानुगति के उदाहरण है लाल, हरा वर्णांधता तथा हीमोफीलिया, जो एक ट्रांसफॉर्म होकर के यह अपने वंशानुगति से पिता से पुत्र में और पुत्र से पोते में पहुंचता है। इस प्रक्रिया को क्रिस क्रॉस वंशानुगति कहते हैं। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग, व्युत्पन्न संकरण किसे कहते हैं? व्युत्पन्न संकरण में जनकों के लिंग बदल दिए जाते हैं। याद रखेंगे कि व्युत्पन्न संकरण में जनकों के लिंग बदल दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को व्युत्पन्न संकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया के आधार पर जो था, बहुत सारे जो एक्टर या फिर बहुत सारे ऐसे थे जो अपने लिंग के आधार पर लिंग बदलवा करके और ट्रांसफॉर्म कर लिए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो वंशानुगति के क्रोमोसोम सिद्धांत को बोबरी तथा शटन ने प्रस्तुत किया था। कौन किया था? बोबरी और शटन। तो इसको याद रखेंगे आप लोग और इसे ध्यान से आप लोग एक बार देख लेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्रोमोसोम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो क्रोमोसोम की रासायनिक प्रकृति न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आदि होती है। क्रोमोसोम की रासायनिक प्रकृति जो होती है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की संरचना के साथ होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिन क्रोमोसोम की सेक्स निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग पीछे भी चर्चा किए थे कि जिन क्रोमोसोम की सेक्स निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है उसको ऑटोसोम्स कहते हैं। जो 22 जोड़ा होता है, मनुष्य में 22 जोड़ा ऑटोसोम्स पाया जाता है जो मेल फीमेल में सेम कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं। इसमें लिंग निर्धारण में कोई इसकी भूमिका नहीं होती है। भूमिका किसकी होती है? केवल XX और XY में होती है। जो XY मेल में पाया जाता है और XX फीमेल में पाया जाता है, इसी की भूमिका होती है लिंग निर्धारण के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन गैमेट निर्माण के समय किस प्रकार अलग हो जाते हैं? तो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन गैमेट निर्माण के दौरान पढ़े हम लोग क्रॉसिंग ओवर के द्वारा अलग हो जाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा अलग होते हैं? तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा अलग हो जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो उस समय किसी विषम युग्मजीव व्यष्टि से कितने प्रकार के गैमेट बन सकते हैं? जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है उस समय किसी विषम युग्मजीव व्यष्टि से 4 भिन्न प्रकार के
गैमीट बनते हैं। कितने प्रकार के बनेंगे? तो 4 भिन्न प्रकार के गैमीट बनेंगे। इसको याद रखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर में कितने व्यष्टि बनेंगे? तो 4। अगला प्रश्न देखिए, उस संरचना का नाम क्या नाम है जो समजात क्रोमोसोम के अंशों के भौतिक विनिमय के द्वारा बनती है? इसको काइज्मा नाम की संरचना समजात क्रॉसिंग क्रोमोसोम्स के लिए अंशों के में भौतिक विनिमय द्वारा बनती है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला क्या करें, ऐसा क्यों है कि एक्स क्रोमोसोम के एक एलील पर दोष माताओं में ही प्रकट नहीं होता? ऐसा क्यों है कि एक्स क्रोमोसोम के एक एलील पर दोष मादाओं में प्रकट नहीं होता? एक्स क्रोमोसोम के एलील का दोष मादाओं में इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर दूसरा एलील इस एलील के प्रभाव को दबाए रखता है, जिस कारण यह पता नहीं चलता। प्रारंभ में जीवन का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मतलब प्रारंभ में जीवन का उद्भव जल में हुआ था, क्योंकि 70% वाटर है तो जीवन का जो ओरिजिन हो गया ना, सबसे पहले वो जल में ही हुआ था। इसको याद रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव विकास के से आप क्या समझते हैं? सरल जीवों से सम्मिश्रित प्रकार के जीवों का विकास करना जैव विकास कहलाता है, और इस तरह से इसका उत्तर हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नए जीवों के उद्भव में कितना समय लगा? नए जीव जो थे वो जल में पहले उद्भव हुए थे। हम लोग जानते हैं 70% वाटर है, और वाटर में ही जीवों का पहला ही जो ओरिजिन हुआ था वो पानी में ही हुआ था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दोस्तों कि नए जीवों का उद्भव एक क्रमिक एवं धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि पानी में 70% पानी में और जीवन का ओरिजिन वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो यह क्रमिक मतलब कंटिन्यूअसली और धीमी प्रक्रिया थी। इसमें सैकड़ों तथा हजारों वर्ष लग गए थे। तो नए जीवन के उद्भव में पुराने से ही ट्रांसफॉर्म होकर के नए जीवन की शुरुआत हुई थी। इसमें धीमी प्रक्रिया होने के कारण और क्रमिक मतलब कंटिन्यूअसली यह काम होते रहा, जिस कारण से इसमें सैकड़ों वर्ष लग गए नए जीव की उत्पत्ति होने में। तो यह बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि विभिन्न जीवधारियों में कुछ रंग अंग संरचना की दृष्टि से समान होते हैं मगर वे अलग अलग कार्य करते हैं। ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है? अभी हम लोग चर्चा किए थे कि इस प्रकार के अंगों को समजात अंग कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है, जिसमें कुछ अंग संरचना के दृष्टिकोण से समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्य करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? याद रखेंगे, समजात अंग। इसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। अगला प्रश्न देखिए कि जैव आनुवंशिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आनुवंशिक नियम का जो प्रतिपादन किया था उस वैज्ञानिक का नाम था हिकल। हिकल ने इसके बारे में बताया था। इसको याद रखेंगे। किन्हीं दो समजात अंगों के नाम लिखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेढक के अग्रपाद और पक्षी के डैने दोनों जो है समजात अंग है, जिसका वर्क सेम होता है पर ओरिजिन डिफरेंट है। मेढक के अग्रपाद उसे बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, और पक्षी का जो डैना होता है वो भी उसे उड़ने में सहायता करता है। तो ये दोनों क्या हो गया? ओरिजिन डिफरेंट बट वर्क इज सेम। वैसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? समजात अंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अवशेषी अंग का नाम लिखे। तो निमेशक झिल्ली हो गया, अवशेषी अंग हो गया। जो इनफंक्शनल नहीं होता है ना उसे अवशेषी अंग कहा जाता है, जो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आर्कियोपटेरिंक्स क्या है? आर्कियोपटेरिंक्स जो है ना, इसके मुंह में ये ऐसा पक्षी है जिसके मुंह में दांत पाया जाता है। तो यह ना सर्च की बात की आर्कियोपटेरिक्स के मुंह में दांत पाया जाता है, और यह एक पक्षी है। तो यह एक जीवाश्म पक्षी है जिसे पक्षी और सरीसृप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि एप्स वाले कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं और सरीसृप के कैरेक्टरिस्टिक भी इसमें होते हैं, जिस कारण आर्कियोपटेरिक्स को क्या कहा जाता है? यह दोनों के बीच का एक कड़ी के रूप में इसका नाम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जीवों में समानता को किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है? जीवों में जो समानता होता है वह आनुवंशिकता के आधार पर होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे कुछ कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि वातावरण से अडॉप्ट किए जाते हैं, और कुछ पेरेंटल ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो जो अडॉप्ट किए जाते हैं वो हो गया लर्न बिहेवियर, और जो पेरेंटल हो गया इनेट बिहेवियर, जो कि पेरेंटल से ट्रांसफॉर्म हुआ। इसका आधार आनुवंशिकता ही होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जीवों में विभिन्नताएं किस जीव वैज्ञानिक नाम से जानी जाती हैं? तो जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है ना उसको विभिन्नता कहते हैं, जिसके कारण प्रत्येक जीव का कैरेक्टरिस्टिक, हैबिटेट और उनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो सब अलग अलग होता है। अगले प्रश्न को देखें, जेनेटिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जेनेटिक्स के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने इसके बारे में बहुत सारा प्रयोग किया था, और उन्होंने मटर पर इसका प्रयोग किया था, इसलिए जेनेटिक्स के पिता के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को जाना जाता है। ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं? जो प्रथम पीढ़ी में अस्तित्व में नहीं आते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस प्रकार के लक्षण को क्या बोलेंगे? अप्रभावी, यानी कि F1 पीढ़ी में पहले कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफॉर्म होकर दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार के लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। जबकि यही लक्षण संभावना रहती है कि सेकंड पीढ़ी में F2 पीढ़ी में दिखना आरंभ हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। इस तरह से हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें। सरसरी निगाह से एक बार जरूर देख लें, एग्जाम में आपको मदद मिलेगा। इसके साथ ही क्लास 10th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इनको राइट डाउन कर लें और ये सारे प्रश्न अभी से ही तैयारी करें, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारा आपको हेल्प करेगा। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।